हाँ हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय के विषय में जानकारी करेंगे। सबसे पहले जानते हैं इसका परिचय क्या है। तो ये भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है और इसे भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। शीर्ष जो भारत में हमारे शीर्ष स्थान पर है सुप्रीम कोर्ट है। इसके अधीन जो काम करने वाले होते हैं हाई कोर्ट होते हैं और इसके जो अधीन काम करने वाले होते हैं अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। और अमेरिका में न्यायालय की द्वैत व्यवस्था है और एक केंद्र के लिए और दूसरे राज्य के लिए। और अब जानते हैं संविधान में इसका वर्णन कहाँ किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियाँ, प्रक्रिया आदि का वर्णन किया गया है। भारत में सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। और अब जानते हैं न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, यानी मूलतः कितनी थी। टोटल 8 थी। एक मुख्य न्यायाधीश थे, 7 अन्य न्यायाधीश थे जो अभी प्रेजेंट टाइम में है 34 है। एक मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश हैं। अब जानते हैं न्यायाधीशों की अर्हताएं क्या है। इसमें अर्हताएं 2 होनी चाहिए। जो पहला है भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा नंबर है इसी हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल के लिए न्यायाधीश होना चाहिए, या फिर हाई कोर्ट में 10 साल का वकील हो, या ये दोनों नहीं है। जो राष्ट्रपति की निगाह में उससे सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए। और अब जानते हैं न्यायाधीशों को नियुक्ति कौन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और अन्य न्यायाधीशों को नियुक्ति के लिए CJI का परामर्श आवश्यक होता है। 1993 से अभी तक न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के तहत की जाती है। और अब जानते हैं शपथ के विषय में। इनको शपथ राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा जिस व्यक्ति को कहा जाए वह शपथ दिलाता है। अब इनका कार्यकाल के विषय में जानते हैं। कार्यकाल के विषय में संविधान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल तय नहीं किया गया है। ये 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रह सकते हैं। अब जानते हैं इनके वेतन और भत्ते। समय समय पर संसद द्वारा वेतन, भत्ते, अवकाश और पेंशन इनका निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। इनके वेतन भत्ते संचित निधि पर भारित होते हैं। केवल वित्तीय आपातकाल के समय ही इनके वेतन में कटौती की जा सकती है, इसके अलावा नहीं। और अब जानते हैं कैसे हटेंगे। और इनके हटाने के लिए 2 कारण होने चाहिए, या तो दुर्व्यवहार हो या काम करने में असक्षम हो। इनको हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। सबसे पहले यदि कोई ऐसा प्रस्ताव लोकसभा में आता है तो कम से कम 100 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, या लोकसभा में यहाँ पे यदि राज्यसभा में आता है कम से कम 50 लोगों का समर्थन होना चाहिए। अध्यक्ष या सभापति प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकते हैं और अस्वीकार भी। यदि स्वीकार कर भी ले तो अध्यक्ष या सभापति 3 सदस्यीय जांच समिति को भेज देंगे। और 3 समिति जो जांच समिति है इसमें 3 व्यक्ति होते हैं। तो पहले व्यक्ति हैं मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का कोई अन्य न्यायाधीश। तो दूसरे नंबर है किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, के बाद प्रतिष्ठित न्यायवादी। तीनों व्यक्ति जांच करेंगे। यदि दोषी पाए जाते हैं तो सदन इस प्रस्ताव पर विचार करता है, यानी बहस करता है। दोनों सदन से विशेष बहुमत द्वारा यानी कि 2/3 बहुमत द्वारा पास होना चाहिए। यदि पास हो गया इसके बाद अंत में राष्ट्रपति उस व्यक्ति को जज से हटा देंगे। अब देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार, और इसको हम 7 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इसमें जो पहला है मूल क्षेत्राधिकार। मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ऐसे मामले आते हैं जहां पर केवल सुप्रीम कोर्ट को ही शक्ति प्राप्त है, यानी कि केवल सुप्रीम कोर्ट ही ऐसे मामलों को सुलझा सकता है। अब ऐसे कौन कौन से मामले हैं, जैसे केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवाद कोई हो जाए, या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो जाए। लेकिन इसमें कुछ अपवाद, जैसे कोई संधि समझौता जो संविधान से पहले लागू हुआ हो, ये उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते। और दूसरा नंबर है अंतर्जातीय जल विवाद, वित्त आयोग के मामले, केंद्र और राज्य के बीच व्यापार होने वाला कोई विवाद, ये सभी मामले मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते। दूसरा न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है ताकि मूल अधिकार सुरक्षित रहें। फिर देखते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। कोई व्यक्ति अगर निचली अदालत से खुश ना हो तो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। ये 4 अपील हो सकते हैं, 4 प्रयास मामले जा सकते हैं, जैसे संवैधानिक मामले में पहला नंबर, दूसरा है दीवानी मामले में, तीसरा आपराधिक या फौजदारी मामले में, चौथा है विशेष अनुमति द्वारा अपील। फिर चौथा देखते हैं सलाहकार क्षेत्राधिकार। इसमें आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से राय ले सकता है। फिर देखते हैं अभिलेखों का न्यायालय। यह अपने पास मामले के रिकॉर्ड रख सकता है और वह रिकॉर्ड का दूसरे न्यायालय इस्तेमाल करके फैसला सुना सकते हैं। कोर्ट की अवमानना करता है तो उस व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। फिर देखते हैं न्यायिक समीक्षा की शक्ति। सुप्रीम कोर्ट के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति है। अगर कोई कानून संविधान के हिसाब से ना हो तो इसे खत्म कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। फिर देखते हैं अन्य शक्तियाँ। अन्य शक्तियों में जो पहले नंबर है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित
कोई विवाद है तो उसे केवल सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा। केवल दूसरा नंबर, यूपीएससी के सदस्य कोई अगर दुर्व्यवहार करे तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को जांच करने को कहेगा, और अगर उससे गलती निकली तो उच्चतम न्यायालय का निर्णय बाध्य होगा कि उस सदस्य को हटाना। तीसरा है, उच्चतम न्यायालय को अगर उसका कोई निर्णय गलत हो तो वह खुद गलती सुधार सकता है। चौथा नंबर, कोई अगर हाई कोर्ट में कोई मामला लंबित पड़ा है तो उस मामले को अपने अंतर्गत ले सकता है सुप्रीम कोर्ट। सबसे लास्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हर जगह लागू होगा।